हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो अभी रिसेंटली मेंस एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ था उसके हम लोग क्वेश्चंस पेपर्स एंड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या क्या जनरल अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चंस की, क्या क्या आर्गूमेंट्स होने चाहिए, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, कैसा आंसर राइटिंग होना चाहिए। तो अभी तक हम लोग GS1 पूरा डिस्कस कर चुके हैं, GS2 का डिस्कस कर चुके हैं, GS3 में हम लोग इन्वायरमेंट वाला पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं, हम साइंस एंड टेक डिस्कस कर चुके हैं एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरा नाम है मृणाल कुमार। तो चलिए हम देखते हैं क्या कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका 150 वर्ड्स एंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स इन द winning the hearts and minds in the terrorism affected area is an essential step in restoring the trust of the population। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है। डिस्कस द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट इन दिस रिस्पेक्ट। दिस रिस्पेक्ट का क्या, कौन सी स्ट्रैटेजी की बात हो रही है? विनिंग हार्ट्स एंड माइंड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन जम्मू कश्मीर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका मिलिटेंसी के ऊपर। ठीक है, मिलिटेंसी के ऊपर वहाँ मिलिटेंसी कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो वहाँ पे टेररिज्म अफेक्टेड एरिया है। ठीक है, मिलिटेंसी एंड टेरर। तो टेररिज्म से डील करने के लिए एक स्ट्रैटेजी होती है विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड ऑफ द पीपल, विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड। ठीक है, ताकि लोगों का वापस ट्रस्ट बन सके। तो इस रिस्पेक्ट में क्या क्या मेजर्स अभी तक अडॉप्ट किए हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन के देखिए 2 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट तो स्टेटमेंट वाला पार्ट है। ये आपको बताना है कि क्यों ये वाली स्ट्रैटेजी इफ़ेक्टिव होती है लोगों का ट्रस्ट गेन करने में। ठीक है, उसके बाद आपको डिस्कस करने हैं क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं। ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एंड इसके बाद हम सीधे इंट्रोडक्शन पे जंप करते हैं। वैसे ध्यान रहे यहाँ पे जो गवर्नमेंट बोला है, यहाँ पे आपको दोनों का मेजर मेंशन करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बेसिकली सेंटर एंड स्टेट। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है यहाँ पे, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड ऑफ द पीपल। ये एक कीवर्ड है, तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे कि क्या होता है विनिंग हार्ट्स एंड माइंड, क्या इन्वॉल्व होता है। तो इस वाला जो स्ट्रैटेजी है विनिंग हार्ट्स एंड माइंड वाली जो स्ट्रैटेजी है, ये व्हाट इट इन्वॉल्व्स ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, एंड इसके बाद बिल्डिंग अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड बिलोंगिंगनेस इन द पॉपुलेशन। ठीक है, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे अब बॉडी की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग ये बताएंगे व्हाई विनिंग हार्ट्स एंड माइंड ऑफ द पीपल वाली जो स्ट्रैटेजी है ये इसेंशियल क्यों है इन द टेररिज्म अफेक्टेड एरियाज, क्यों ये इतनी इसेंशियल है। तो देखिए सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम टेररिज्म की बात कर रहे हैं। तो इट इज़ ऑलवेज अ वाइज स्ट्रैटेजी कि आप ऐसे क्वेश्चंस में जस्ट शो ऑन द मैप कि जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया कहाँ पर है, पूरा वो वाला मैप जो POK होता है आपका गिलगिट बल्तिस्तान होता है। ठीक है, उसके बाद आपका चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है, लद्दाख है। एक टाइप से इनकी सारी बाउंड्रीज आप बना के दिखा दीजिए कि और इसमें आप मेंशन कर दीजिए कि मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज़ कौन कौन से हैं। इस तरीके से आप उनको शेड कर दीजिए, मिलिटेंसी एंड टेररिज्म अफेक्टेड एरियाज़ कौन कौन से हैं। तो अब वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन की डिमांड पे कि क्यों ये वाली स्ट्रैटेजी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये वाली स्ट्रैटेजी के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं या क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। कॉन्फ्लिक्ट डी एस्केलेशन, कॉन्फ्लिक्ट डी एस्केलेशन हो गया। एंड इट यूजेस सॉफ्ट अप्रोच, मतलब नॉन मिलिट्री अप्रोच। उसके बाद हो गया
ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद हो गया मिनिमाइज हार्म, ठीक है, टू किसके लिए, टू सिविलियन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद इसमें क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी का एस्पेक्ट होता है, सस्टेनेबिलिटी का एस्पेक्ट होता है। उसके बाद इंटरनेशनल सपोर्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है। उसके बाद होता है प्रिवेंशन पे ध्यान दिया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ रेडिकलाइजेशन हो गया। उसके बाद अगला एस्पेक्ट आता है इसमें रिकन्सिलिएशन, ताकि लोगों के बीच में टॉलरेंस बढ़े। एंड आखिरी में सबसे इम्पॉर्टेंट वाली जो चीज़ होती है, ह्यूमन राइट्स एंड अपहोल्डिंग रूल ऑफ लॉ। ये सारे इसमें एस्पेक्ट्स आ गए। तो अब बात करते हैं इसमें मेजर्स एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बाय यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स यहाँ पे अडॉप्ट किए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम बता सकते हैं कि इनिशिएटिव जैसे कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बूस्ट दिया है, ठीक है। उसके बाद उड़ान स्कीम दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका हिमायत स्कीम है। आपके बाद उसका प्रोजेक्ट उम्मीद हो गया। ये क्या है, बेसिकली आपका यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट वाली स्कीम है, ठीक है। आप ये हो गया। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद आप लिख सकते हैं पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स के बारे में लिख सकते हैं कि क्या क्या पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें आप लिख सकते हैं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं पीएम्स डेवलपमेंटल पैकेज फॉर JNK, जहाँ पे बेसिकली आपके गवर्नेंस इश्यूज़ को एड्रेस किया गया था एंड बेसिकली गवर्नेंस को और इंटीग्रेशन किया गया था। उसके बाद सिक्योरिटी मेजर्स में क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं। एक टाइप से मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है, जहाँ पे उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस, आपका आर्मी हो गया, आपका लोकल पुलिस हो गया और आपका लोकल पॉपुलेशन, सभी का कोऑर्डिनेशन किया है। जैसे इसमें आप लिख सकते हैं प्रोजेक्ट सद्भावना लिख सकते हैं, जहाँ पे इंडियन आर्मी और यूथ के बीच में कोलैबोरेशन किया गया है। तो ये हो गया। उसके बाद आप लिख सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स हो गए। ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स में क्या कि जैसे वहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर्स कभी हुए हैं तो सरकार ने हमेशा सपोर्ट दिया है। जैसे कोविड-19 के दौरान वैक्सीन सपोर्ट दिया गया था इंडिया के द्वारा। उसके बाद लिख सकते हैं डायलॉग्स इनिशिएटिव क्या हो गया, जैसे ऑल पार्टी मीटिंग्स करी गई। तो ये काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब उसके बाद हम देख लेते हैं मेजर्स बाय गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट या फिर वहाँ पे रीजनल गवर्नमेंट ने क्या किया। तो सबसे पहले तो जो लोकल गवर्नेंस है उसको काफ़ी स्ट्रेंथन किया। जो वहाँ का
पंचायती इलेक्शन है उसको अच्छे से कंडक्ट करवाया। उसके बाद आपका कम्युनिटी पुलिसिंग हो गया, उसको इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, तीसरे नंबर पे हो गया रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए वहाँ पे। ठीक है, एंड उसके बाद आप कह लीजिए कल्चरल प्रिजर्वेशन, इस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया ताकि वहाँ पे एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी बना रहे। ठीक है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी रहे वहाँ पे जो रीजन के लोग हैं उनके अंदर सेंस ऑफ प्राइड बना रहे अपने कल्चर को लेके, अपनी आइडेंटिटी को लेके। ये सारे एफर्ट्स किए गए। अब आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि और क्या क्या अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, वे फॉरवर्ड में हो गया जैसे पॉलिटिकल डायलॉग्स हो गए। ठीक है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ रीजनल पार्टीज़, नेशनल पार्टीज़, लोकल पीपल पॉलिटिकल डायलॉग्स कर सकते हैं हम। ह्यूमन राइट्स पे और ज़्यादा फोकस कर सकते हैं ताकि और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, पब्लिक ट्रस्ट बना रहे। उसके अलावा कम्युनिटी इंगेजमेंट के बारे में हम वहाँ पे लिख सकते हैं ताकि एक लॉन्ग टर्म कोहेसिवनेस बन सके पूरे रीजन में। और कंक्लूजन की अगर बात करें तो वैसे भी हम लोग पूरी बॉडी में काफ़ी सारे पॉइंट्स हम लिख रहे हैं, तो कंक्लूजन में हम एक टाइप से सबको समराइज़ कर सकते हैं कि जैसे जो विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स वाली जो स्ट्रैटेजी है, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स येट हाईली इसेंशियल process for conflict resolution and restoring trust। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका सबसे पहला इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन। उसके बाद आपका क्वेश्चन है द यूज़ ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, मतलब अलग अलग टाइप के जो ड्रोन्स होते हैं, बाय आर एडवर्सरीज अक्रॉस द बॉर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, टू फेरी आर्म्स, एम्यूनेशन, ड्रग्स एक्सेट्रा इज अ सीरियस थ्रेट टू द इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, कमेंट ऑन द मेजर्स बीन टेकन टू टैकल दिस थ्रेट। तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी का क्वेश्चन है एंड कहीं ना कहीं ये आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो आपका ट्रैफिकिंग होता है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, एंड वो सब चीज़ें हो किससे रही हैं, आपका अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो आपके UAVs होते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि क्यों हो रहा है एंड हाउ दिस कॉन्स्टिट्यूट्स एज अ सीरियस थ्रेट। हाउ, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद है आपको बताने हैं क्या क्या मेजर्स किए गए हैं इसको टैकल करने के लिए। ठीक है, तो जैसे इंट्रोडक्शन में आप कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं कि जैसे अभी कौन कौन से रीजन्स अफेक्टेड हैं, कौन कौन से आप इंट्रोडक्शन में रीजन्स लिख सकते हैं। जैसे मोस्ट अफेक्टेड राजस्थान है, आपका पंजाब रीजन है एंड आपका JNK वाला जो रीजन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। बट इसके अलावा आपका अक्रॉस म्यांमार बॉर्डर है, उसके अक्रॉस भी ये हो रहा है। तो यहाँ पे और आपका ट्रैफिकिंग के इश्यूज़ यहाँ पे हो रहे हैं थ्रू ड्रोन्स। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे भी लिख सकते हैं कि जो इंसिडेंट्स हुए थे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में आपका 2019 में हुआ था, जो अमृतसर में काफ़ी ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू। उसके बाद आप लिख सकते हैं एक और कश्मीर का एग्जांपल लिख सकते हैं 2020 का, जहाँ पे ड्रोन जो था, ड्रोन के ऊपर बम लाद के लाया जा रहा था, बॉर्डर क्रॉस कराया जा रहा था ड्रोन को। कहाँ पे, आपका अंखूर सेक्टर,
एंड उसको न्यूट्रलाइज किया गया था। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब आते हैं बॉडी पे। तो बॉडी का जो सबसे पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि हाउ इट कॉन्स्टिट्यूट्स एज अ सीरियस थ्रेट। तो हाउ में सीरियस थ्रेट इन फॉलोइंग वेज, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं कोवर्ट ऑपरेशंस, ठीक है। जो ड्रोन के जो ऑपरेशंस होते हैं एक टाइप से उनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता आसानी से, ठीक है। पहली बात तो अक्सर जो है रात में होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे होते हैं, एंड ड्रोन जो होते हैं छोटे होते हैं तो रेडार से जल्दी डिटेक्ट नहीं हो पाते। और क्यों करते हैं सीरियस थ्रेट? बिकॉज ऑफ टेररिज्म, ठीक है। क्योंकि जो ड्रोन्स है ये एक्सप्लोसिव्स कैरी करते हैं, जो टेरर अटैक्स होते हैं उनमें यूज़ हो सकते हैं ड्रोन्स। एंड जो आपके क्राउडेड प्लेसेस होते हैं, क्राउडेड प्लेसेस हो गया, वहाँ पे टारगेट किया जा सकता है ड्रोन से। एंड जो आपका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेररिस्ट जो है ड्रोन को उसको टारगेट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद सर्वेलेंस वाला इशू आता है, ठीक है। एक टाइप से ड्रोन्स का सर्वेलेंस करना आसान नहीं होता, और दूसरी तरफ ड्रोन्स खुद, एनिमी खुद ड्रोन्स को यूज़ कर सकता है जासूसी करने के लिए, सब आपका सर्वेलेंस करने के लिए, ताकि वो फ्यूचर के जो अटैक्स हैं उनको प्लान कर सकें। तो अब बात करते हैं क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं। मेजर्स टेकन टू टैकल दिस थ्रेट। तो मेजर्स में आप क्या क्या लिख सकते हैं? मेजर्स में अभी डिटेक्शन एंड इंटरसेप्शन सिस्टम्स बनाए गए हैं। इंटरसेप्शन सिस्टम्स हो गए कि जैसे इसके लिए कौन करता है? DRDO करता है, ठीक है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ हो गए, जैसे रेडार बेस्ड डिटेक्शन हो गया, ठीक है। आपके जैमर्स इंस्टॉल किए जाते हैं अब, ठीक है। उसके बाद आपका लेजिस्लेशंस हो गया। लेजिस्लेशन में कैसे कि जो आपकी न्यू ड्रोन पॉलिसी आई है, न्यू ड्रोन पॉलिसी आई है अभी, किसने लॉन्च करी है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च करी है, ताकि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया जा सके। उसके बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसमें लॉन्च की गई है कि जैसे इंडो US के बीच में एक ICET वाला जो इनिशिएटिव है, ICET वाला इश्यूज़ है, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर इश्यूज़ हैं ड्रोन के उनको एड्रेस किया जा सके। और क्या कर सकते हैं हम? क्या करा गया है? जियो फेंसिंग हो गया, एंड नो फ्लाई जोन। जो मेजर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके ऊपर यही बोल दिया गया है कि अब यहाँ पे कोई भी किसी भी कीमत पे ड्रोन्स नहीं उड़ा पाएगा, एंड अगर कोई भी ड्रोन होगा बिना किसी ऑथराइजेशन के, इट विल बी शॉट डाउन। उसके बाद काउंटर UAV ट्रेनिंग, ठीक है। UAV जो है नया फ्रंट इमर्ज हो रहा है वॉरफेयर का, तो उसके प्रति जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनमें एडिक्वेट ट्रेनिंग नहीं है, तो उनको ट्रेन करने वाला मेजर लिया गया है। उसके बाद किया गया है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन में कैसे? जैसे फॉर इंस्टेंस मेक इन इंडिया इन डिफेंस, ये वाला जो इनिशिएटिव लिया गया है ये आप मेंशन कर सकते हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर में आपकी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप किया गया है। तो इसके बाद आप कहीं ना कहीं लिख सकते हैं कि हमारी अभी तक इस फील्ड में
लिमिटेशंस क्या क्या हैं? लिमिटेशंस में हम लिख सकते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के इश्यूज़ हैं कि जो टेररिस्ट हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स हैं, जो कि ड्रोन्स को यूज़ करते हैं अपने गलत कामों में, वो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, वो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, जिससे को डील करने के लिए हमारे पास काउंटर मेजर्स नहीं हैं। उसके बाद लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर जोग्राफ़ी को अंडरस्टैंड करने में कहीं ना कहीं इश्यूज़ आता है एंड उनको कैसे यूज़ करा जा सकता है ड्रोन से इफ़ेक्टिवली टैकल करने के लिए, ये वाला इशू आता है, लिमिटेशन है अभी हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद आता है क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, क्या सल्यूशंस हो सकते हैं फर्दर ड्रोन रिलेटेड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने में। सबसे पहली बात तो कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन हो गया, ठीक है, ताकि एक टाइप से यहाँ पे इनोवेशन और सिक्योरिटी दोनों को रेगुलेट किया जा सके, दोनों को बैलेंस किया जा सके और दोनों को आगे बढ़ाया जा सके। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को इंडिजिनाइज करें, ठीक है, इंडिया मेड इन इंडिया वाली ही टेक्नोलॉजी बनाएं और इनोवेट करें ऐसे कि जो हमारे एनिमीज़ हैं, जो हमारे एडवर्सरीज़ हैं, उनको एक टाइप से आउटपेस किया जाए। और तीसरे नंबर पे हो गया इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये होता है आपका 250 वर्ड्स एंड 15 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन है व्हाट आर द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय इंडिया। ये थोड़ा ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि आपको लिस्ट करने हैं कितने तरीके के सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस हैं इंडिया में, ठीक है। देयर इज़ नॉट वेरी मच नेसेसरी स्पेसिफिक। उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है। गिव आउट द रोल ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज टास्क टू काउंटर सच थ्रेट्स। कि बताना आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इंडिया कितने तरीके के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करता है एंड उनको काउंटर करने में जो आपका इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनका क्या रोल रहा है, ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं इंडिया का सोशियो पॉलिटिकल और जोग्राफिकल सिनेरियो काफ़ी डाइवर्स है एंड इसकी वजह से काफ़ी सारे इंटरनल सिक्योरिटी एडवर्सरीज को फेस करता है अक्सर इंडिया एंड उनसे साइमल्टेनियस डील करना काफ़ी बड़ा चैलेंज बन जाता है। लेकिन जो इंडिया की इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं इस पूरे इंटरनल सिक्योरिटी इकोसिस्टम में। इस तरीके से आप एक जेनरिक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं इस केस में, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं कि कौन कौन से की सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं। तो सबसे पहले बॉडी में इन्होंने पूछा है इंडिया किस तरीके के इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को फेस करता है। तो सबसे पहले यही हेडिंग लिखेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी challenges faced by India। यहाँ पे आपको मेंशन करना है एंड कहीं ना कहीं देखिए अगर आप उस पूरे कंटेंट को एक मैप में बना सकते हैं देन डेफिनेटली गो फॉर दैट। कि जैसे मैंने बताया है कि यहाँ टेररिज्म की बात है तो टेररिज्म कौन से एरिया में इफ़ेक्ट करता है, इतने एरिया में बॉर्डर डिस्प्यूट्स मेजरली कहाँ कहाँ होते हैं, यहाँ पे होते हैं और आपके यहाँ होते हैं, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इंसर्जेंसी में ये पूरा एरिया आपका इंसर्जेंसी से अफेक्टेड होता है अक्सर। रेड कॉरिडोर ये यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया। जो आपका मरीन पायरेसी वाला जो रीजन होते हैं वो इस पूरे रीजन में अफेक्ट करता है। तो जितने हो सके आप कोशिश करिए मैप पे बना दें उन सारे इश्यूज़ को, देन दैट लुक्स मच मोर विजुअली अपीलिंग। तो इश्यूज़ में सबसे पहले आप लिख सकते हैं जैसे
इंसर्जेंसीज एंड नक्सलिज्म। ठीक है, इंसर्जेंसी जैसे आप जम्मू कश्मीर में लिख सकते हैं, या मिलिटेंसी लिख सकते हैं। एंड नक्सलिज्म में लिख सकते हैं जैसे सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया हो गया, यहाँ पे आप रेड कॉरिडोर का मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका टेररिज्म हो गया। ठीक है, टेररिज्म में जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं कौन कौन से ग्रुप्स हैं मेजर टेरर ग्रुप्स, जैसे लश्कर तैयबा हो गया, आपका जैश मोहम्मद वाला आपका टेरर ग्रुप हो गया। उसके बाद आप लिख सकते हैं कम्युनल टेंशन्स, जो कि एक बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी है। कम्युनल टेंशन्स को मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के द्वारा भड़काया जाता है ताकि दंगे हों। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज़ हों। ठीक है, मॉब लिंचिंग्स हो, क्लैशेस हों। ठीक है, उसके बाद आता है आपका साइबर थ्रेट्स। ठीक है, जैसे आपका इंडिया में कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में अटैक हुआ था, जैसे आपका एम्स में आपका साइबर अटैक हुआ था, इस तरीके से लिख सकते हैं। और जैसे हैकिंग्स होती हैं लार्ज स्केल पे, जैसे आपके फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, जैसे OTP वाले फ्रॉड्स जो हो गए, वो काफ़ी भारी मात्रा में एक इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट को कंसिस्ट करते हैं। उसके बाद हो गए आपके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो गए। ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट में जैसे चाइना हो गया, चाइना के साथ लिख सकते हैं आप, जैसे लद्दाख हो गया या फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, एंड पाकिस्तान हो गया, आपका नेपाल हो गया, वो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। उसके बाद माओइस्ट इंसर्जेंसी लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं रेडिकलाइजेशन जैसे ऑनलाइन भी हो रहा है, अब ऑफलाइन भी हो रहा है। ठीक है, एंड एक टाइप से ये जो है होम ग्रोन टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट हो गया आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, आर्म्स ट्रेड हो गया, ये इन तरीके की चीज़ें हो गई। तो अब आप बताएंगे कि भाई क्या क्या सेंट्रल आपका बॉडी का जो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है आपका, क्या क्या सेंट्रल इंटेलिजेंस प्लस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप काफ़ी सारी एजेंसीज के बारे में बता सकते हैं, 4-5 बता सकते हैं आप। जैसे आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, इसका काम क्या होता है, जैसे आपका टेररिज्म हो गया और इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए इंटेलिजेंस गैदरिंग हो गया आपका, जैसे रॉ हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आप NIA लिख सकते हैं, चौथे नंबर पे आप CBI लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे कि इनका रोल क्या होता है, रोल ऑफ इम्पॉर्टेंट एजेंसीज। रोल में आप सबसे पहले आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, कि ये डेटा जो है, डेटा को कलेक्ट करता है, उन्हें एनालाइज करता है। ठीक है, और शेयर करता है अलग अलग एजेंसीज से। ये जो है डोमेस्टिक काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स के लिए कंट्रीब्यूट करता है, और ये रेडिकलाइजेशन जो होता है, रेडिकलाइजेशन को कम करने में इंटेलिजेंस गैदर करता है। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या चीज़ें हो गई, आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गई, ये आपके यूजुअली टेरर केसेस के लिए इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है। ठीक है, एंड यूजुअली जो आपके हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं। ठीक है, हाई प्रोफाइल केसेस, और ये इंटरनेशनल इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, तो उनके साथ कोलैबोरेट करता है। तीसरे नंबर पे आता है आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये आपके करप्शन एंड
इकोनॉमिक ऑफेंसेस को टैकल करने में इसका इन्वेस्टिगेशन होता है। ये आपका जो इंटेग्रिटी है, इंटेग्रिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट, उसको अपहोल्ड करता है, ठीक है। एंड ये जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अंडर काम करता है ताकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। तो अब हम वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं? वे फॉरवर्ड में हम लिख सकते हैं क्या? इनहैंस्ड कोऑपरेशन। इनहैंस्ड कोऑपरेशन किसके बीच में? अमंग एजेंसीज, ठीक है। अमंग एजेंसीज हो गया, जैसे स्टेट पुलिस हो गया, ठीक है। एक टाइप से हम यूनाइटेड अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा हम सिक्योरिटी एजेंसीज की मॉडर्नाइजेशन हो गया और ट्रेनिंग हो गया, उस पर और ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं उसमें, और फंड एलोकेट कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी कम्युनिटी इंगेजमेंट, ठीक है। ये सारी एजेंसीज तभी और अच्छे से काम कर पाएंगी जब जो लोकल पॉपुलेशन है, उस जगह की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करना, इस तरीके से हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। ये है आपका 250 वर्ड्स का एंड 15 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, गिव आउट द मेजर सोर्सेज ऑफ टेरर फंडिंग इन इंडिया एंड द एफर्ट्स बीन टेकन टू कर्टेल दीज सोर्सेज। तो आपका पहली लाइन में ही आपके दो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। गिव आउट द मेजर सोर्सेज, कि क्या क्या मेजर सोर्सेज हैं, एंड बताइए क्या क्या एफर्ट्स हुए हैं उनको कम करने के लिए। और तीसरी चीज़ बोला है, इसी पर्सपेक्टिव में जो एम और ऑब्जेक्टिव है, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन नवंबर 2022। तो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है, उसका एम और ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना है। तो दिस इज थर्ड। इसको आप चाहें तो दो पार्ट में बाद में डिवाइड कर लीजिएगा। तो दिस पार्ट, ये क्वेश्चन को अगर देखें तो इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके 3 पार्ट्स निकलते हैं और हमको तीनों को ही आंसर करना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो हम लोग एक टाइप से यहाँ करंट अफेयर्स के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसी के बेसिस पे हम और बता सकते हैं कि भाई नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, इट हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल in addressing terror financing on global scale with aim of international cooperation। इस तरीके से आप बिल्कुल शॉर्ट में इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है अब आपका बॉडी का फर्स्ट पार्ट। बॉडी का फर्स्ट पार्ट क्या है? मेजर सोर्सेज, मेजर सोर्सेज ऑफ टेरर फंडिंग। क्या क्या है मेजर सोर्सेज? क्या क्या आप लिख सकते हैं? जैसे एक्सटर्नल फंडिंग हो गया। एक्सटर्नल फंडिंग में आप लिख सकते हैं जैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड हो गया, जैसे पाकिस्तान के बारे में आप लिख सकते हैं कि डायरेक्ट अलग दूसरी कंट्रीज़ करती हैं। उसके बाद आप हवाला लिख सकते हैं या फिर इनफॉर्मल चैनल्स लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप लिख सकते हैं काउंटरफीट करेंसी, काउंटरफीट करेंसी या फेक इंडियन करेंसी नेटवर्क के बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं इल्लीगल ट्रेड एंड एक्सटॉर्शन लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं नार्को टेररिज्म के बारे में लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं
चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, और आज के समय में जैसे आप देख रहे हैं डार्क वेब हो गया, आपका क्रिप्टो करेंसी हो गया, इसके माध्यम से जो हैं जो टेररिस्ट होते हैं इन माध्यम से अपना फाइनेंसेस को रेज करते हैं। इस तरीके से आप इन सब को मेंशन करते हैं सोर्सेज में। ठीक है, अब बात करते हैं इन सोर्सेज को कर्टेल करने के लिए क्या क्या किया गया है। एफर्ट्स टू कर्टेल द टेरर फंडिंग सोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया है कि जैसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट हो गया, इसको और स्ट्रॉन्ग किया गया है। दूसरे नंबर पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से की है कि जैसे FATF के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और FATF की जैसे ग्रे लिस्ट, ग्रे या फिर ब्लैक लिस्ट हो गई, ये हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे लीगल फ्रेमवर्क के बारे में हम लिख सकते हैं कि जैसे उसके लिए जैसे UAPA एक्ट है। चौथे नंबर पे सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस हो गया, इसमें आप लिख सकते हैं जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर रॉ जो इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस गैदर करता है फाइनेंशियल ऐसे संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में, और उस इंफॉर्मेशन को लॉ एजेंसीज़ के साथ शेयर करता है। ठीक है, उसके बाद होता है कि इंडिया ने काफ़ी ऐसे लॉज पास की हैं स्टेट गवर्नमेंट्स ने कि जिससे एसेट्स जो हैं उनको फ्रीज़ किया जाता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं जैसे डीमोनेटाइजेशन, ये इसको भी आप लिख सकते हैं एक टाइप से कि जो टेररिस्ट के पास जितना भी आपका इंडियन करेंसी में उन करेंसीज़ में कैश होगा वो पूरा का पूरा एक टाइप से वेस्ट हो गया होगा, उनका डिस्ट्रॉय हो गया होगा इस तरीके से। उसके बाद हो गया आपका मॉनिटरिंग चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक तो मॉनिटरिंग के बारे में लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं FCRA के बारे में लिख सकते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट हो गया कि जो NGOs होते हैं या फिर चैरिटीज़ होती हैं वो कहीं गलत काम के लिए ना यूज़ होती हों। ठीक है, अब बात करते हैं हम नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस के बारे में। ठीक है, अगला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है जो कि 2022 में हुआ था, ऑलमोस्ट एक साल पहले आज के। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तो थे कि ग्लोबल कोऑपरेशन। ठीक है, ग्लोबल कोऑपरेशन कैसे कि 75 देशों के जो लीडर्स थे वो आए, उन्होंने अपने डिस्कस किया कि वो लोग क्या क्या कोलैबोरेशन साथ में कर सकते हैं। ये हो गया। एनालाइज करा कि क्या ग्लोबल ट्रेंड्स हैं आपके टेरर फंडिंग से रिलेटेड, कि जब आपस में कंट्रीज़ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं तब पता चलता है कि किस डायरेक्शन में टेरर फंडिंग जा रही है, या फिर क्या मोडस ऑपरेंडी है, क्या इनोवेटिव मेथड्स हैं टेररिस्ट्स के। उसके बाद चैनल असेसमेंट हो गया। ठीक है, कि क्या फॉर्मल या फिर क्या इनफॉर्मल चैनल्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, कि आपस में वो लोग डिस्कस करेंगे, कंट्रीज़ जो हैं डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, क्या क्या ट्रेंड्स हैं, कोऑपरेट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि मिल के कैसे इसको टैकल किया जा सकता है, कि जो अभी इवॉल्विंग ग्लोबल डायनेमिक्स हैं टेरर फंडिंग के, उनसे कैसे एडजस्ट किया जाता है एंड हाउ टू कीप पेस विद इट। ठीक है, अब इसके बाद हम वे फॉरवर्ड की अगर बात करें कि वे फॉरवर्ड में और क्या क्या किया जा सकता है, तो सबसे पहली बात तो
सस्टेन्ड विजिलेंस हो गया, ठीक है, हाई लेवल ऑफ विजिलेंस हो गया, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो गया, और इनको गैदर करें, ठीक है, इंटेलिजेंस एंड डिसरप्शन, जो उनकी सप्लाई चेन है टेरर फंडिंग की उसे डिसरप्ट किया जाए। उसके बाद है इंटरनल इंगेजमेंट हो गया, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो गया, जो इंटरनेशनल एसेट्स हैं टेररिस्ट के उनको फ्रीज़ किया जाए। तीसरी बात है आपकी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट वाली चीज़ हो गई। उसके बाद हो गया आपका टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेशन हो गया। तो इतने तरीके के हम लोग वे फॉरवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर हम लोग ठीक है, अब हमने जो जो लिखा है वो एक टाइप से उसको समराइज़ कर सकते हैं कि टेरर फंडिंग जो है एक टाइप से इवॉल्विंग चैलेंज है, एंड इसको टैकल करने के लिए हमें ग्लोबल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड प्रोएक्टिव एफर्ट्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, इसकी हमें आज के समय में टेररिज्म से जूझने के लिए हमें ज़रूरत है। तो ये हो गया आपका इसका कंक्लूजन। सो इतने ही क्वेश्चंस आए थे आपके इंटरनल सिक्योरिटी में, 4 क्वेश्चंस इन पेपर 3। तो अगर इनसे रिलेटेड अगर आपको और कोई डाउट हो, कोई भी इशू हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।